हेलो दोस्तों, आइए आज हम पढ़ते हैं कि भारत की प्रमुख नदियों से संबंधित पिछली परीक्षाओं में पूछे गए बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा कि भागीरथी नाम से गंगा को कहाँ बुलाया जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि भागीरथी नाम से गंगा को कहाँ बुलाया जाता है, देखिए हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि हमारी गंगोत्री है। गंगोत्री से जो हमारी नदी निकलती है वो भागीरथी नाम से निकलती है और यहाँ पर एक ग्लेशियर है, उसका नाम सतोपथ ग्लेशियर। सतोपथ ग्लेशियर से निकलती है हमारी अलकनंदा। जब भागीरथी और अलकनंदा दोनों मिल जाती हैं देवप्रयाग में, तो देवप्रयाग के बाद इसका नाम क्या पड़ जाता है, गंगा पड़ जाता है। तो यानी भागीरथी का नाम जो है देवप्रयाग के पहले गंगा को भागीरथी के नाम से जानते हैं गंगोत्री के पास। तो आप समझ गए होंगे कि गंगोत्री है, गंगोत्री से कौन सी नदी निकलती है, भागीरथी। और सतोपथ ग्लेशियर से, सतोपथ ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, अलकनंदा। जब अलकनंदा और भागीरथी दोनों मिल जाती हैं देवप्रयाग में, तो इसका नाम क्या पड़ जाता है, गंगा पड़ जाता है। और यहाँ से एक नदी आती है चौराबाड़ी ग्लेशियर से, उसका नाम है मंदाकिनी नदी। जब मंदाकिनी नदी अलकनंदा में मिलती है तो देवप्रयाग रुद्रप्रयाग बनता है। तो रुद्रप्रयाग कब बनता है, जब अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती हैं। तो एक नदी आती है यहाँ से धौली गंगा। जब धौली गंगा अलकनंदा में मिलती है तो विष्णु प्रयाग बनता है। और जब एक नदी आती है पिंडार नदी, जब पिंडार नदी अलकनंदा में मिलती है तो कर्णप्रयाग बनता है। जब एक नदी आती है नंदाकिनी नदी, जब नंदाकिनी अलकनंदा से मिलती है नंदप्रयाग बनता है। तो इन्हीं पाँचों प्रयागों को हम किस नाम से जानते हैं, इन्हीं पांचों प्रयागों को हम पंच प्रयाग के नाम से जानते हैं। देखिए, पहला हो गया हमारा जब भागीरथी और अलकनंदा मिली तो देवप्रयाग बना। जब मंदाकिनी और अलकनंदा मिली तो रुद्रप्रयाग बना। जब धौली गंगा अलकनंदा मिली तो विष्णु प्रयाग बना। और जब पिंडार नदी अलकनंदा मिली तो कर्णप्रयाग बना। और जब नंदाकिनी और अलकनंदा मिली तो कौन सा प्रयाग बना, नंद प्रयाग बना। तो इन पांचों प्रयागों को हम क्या बोलते हैं, पंच प्रयाग बोलते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि भागीरथी कहाँ पर बोलते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है गंगोत्री कहाँ स्थित है। तो गंगोत्री कहाँ स्थित है, इसकी ऊंचाई कितनी है। तो उत्तराखंड के काशी जिले में गंगोत्री स्थित है। इसकी ऊंचाई जो है 3900 किलोमीटर ऊंचाई है। गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी गंगा का उद्गम स्रोत होता है। और देखिए, अगर पूछा जाए गंगा नदी जो है मैदानी भागों में कहाँ से प्रवेश करती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ से गंगोत्री निकलती है, यहाँ से आती है अलकनंदा, जब दोनों मिल जाती हैं देवप्रयाग बन जाता है। और यहाँ पर आपका स्थित है हरिद्वार। तो हरिद्वार के पास से जो है ये गंगा जो है मैदानी भागों में प्रवेश कर जाती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बद्रीनाथ किस नदी किनारे स्थित है, तो बद्रीनाथ अलकनंदा नदी किनारे स्थित है। और मंदाकिनी नदी किनारे कौन स्थित है, तो केदारनाथ स्थित है। तो केदारनाथ स्थित है ये मंदाकिनी नदी किनारे, बद्रीनाथ स्थित है अलकनंदा नदी किनारे, और हरिद्वार स्थित है गंगा नदी किनारे। तीनों क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। अलकनंदा का उद्गम स्रोत क्या है, देखिए हम चर्चा कर चुके हैं कि अलकनंदा बद्रीनाथ के ऊपर सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है अलकनंदा और भागीरथी मिलकर कौन सा प्रयाग बनाती हैं, देवप्रयाग बनाती हैं। इसकी भी चर्चा हम कर चुके हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, गंगा को पद्मा के नाम से कहाँ पुकारा जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि गंगा को पद्मा के नाम से कहाँ पुकारा जाता है, तो बांग्लादेश में जो है गंगा को पद्मा कहते हैं। देखिए, पद्मा गंगा ऐसे आती है और यहाँ से एक नदी आती है, उस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम क्या पड़ जाता है, इसका नाम पड़ जाता है जमुना। और जमुना और पद्मा जब आपस मिल जाती हैं तो मेघना के नाम से बंगाली खाड़ी में गिर जाती हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ ही दोनों नदियाँ क्या बनाती हैं, विश्व का सबसे बड़ा सुंदरवन का डेल्टा बनाती हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। तो ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं, सांगपो के नाम से जानते हैं या यारलुंग जांगपो के नाम से जानते हैं। तो आपको इस पर भी ध्यान रखना है। सिंधु भारत में किस राज्य से होकर बहती है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि सिंधु भारत के किस राज्य से होकर बहती है, देखिए अब जम्मू कश्मीर राज्य से नहीं बहेगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर टूट करके दो भागों में डिवाइड हो गया है। पहला भाग है जम्मू कश्मीर, दूसरा भाग है लद्दाख। तो अब लद्दाख ऊपर वाला हिस्सा है, तो हमारी सिंधु नदी जो है लद्दाख से होकर के बहती है। लेकिन जब अलग अलग नहीं हुई थी जम्मू कश्मीर सही था। तो हम क्या याद रखेंगे कि सिंधु नदी जो है भारत में लद्दाख से होकर बहती है। सिंधु नदी की लंबाई कितनी है, सिंधु नदी की लंबाई है 2880 किलोमीटर है। और ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है, 2900 किलोमीटर है। और गंगा की लंबाई कितनी है, गंगा की लंबाई है 2525 किलोमीटर। आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो संधि जल समझौता हुआ था वो कब हुआ था और क्या था इसमें। तो ये 1960 में हुआ था। देखिए, जो जम्मू कश्मीर में लद्दाख के पास 6 नदियां हैं तो उनमें समझौता ये हुआ था कि ऊपर जो 3 नदियां हैं, देखिए सुन लीजिए, ये हो गया सिंधु, झेलम, चेनाब
रावी, ब्यास, सतलज। ये जो ऊपर की 3 नदियां हैं इनका 80% पानी जो है पाकिस्तान यूज करेगा। 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा और 20% पानी जो है भारत यूज करेगा। और इसीलिए इनको जो है पाकिस्तानी नदियाँ कहते हैं। कौन कौन सी? सिंधु, झेलम, चिनाब। और नीचे जो 3 नदियां हैं रावी, ब्यास, सतलज, इनका जो है 80% पानी जो है भारत यूज करेगा और 20% पानी जो है पाकिस्तान यूज करेगा। इसलिए इन नीचे की 3 नदियों को जो है भारतीय नदियां कहते हैं और ऊपर की 3 नदियों को जो पाकिस्तानी नदियां कहते हैं। ये समझौता कब हुआ था? 1960 में हुआ था। और इस समझौते को जो है विश्व का सबसे उदारवादी समझौता भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन ये है कि गंगा नदी को गंगा कहकर कहाँ से बुलाया जाता है। क्वेश्चन आ जाए कि गंगा नदी को गंगा कहकर कहाँ से बुलाया जाता है, इसकी चर्चा हम ऊपर कर चुके हैं, लेकिन एक बार और देख लेते हैं। यहाँ से देखिए आती है आपकी भगीरथी, यहाँ से आती है आपकी अलकनंदा। जब दोनों देवप्रयाग में मिलती हैं, देवप्रयाग के बाद इसका नाम गंगा पड़ जाता है। तो देवप्रयाग के बाद जो है भगीरथी को गंगा के नाम से पुकारा जाता है और हरिद्वार के निकट जो है मैदानी भागों में प्रवेश कर जाती है। इसकी भी चर्चा कर चुके हैं हम ऊपर। अगला क्वेश्चन ये है किस नदी किनारे पर प्रसिद्ध महाबलेश्वर मंदिर स्थित है। तो महाबलेश्वर मंदिर जो है किस नदी किनारे स्थित है? नर्मदा नदी किनारे स्थित है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि नर्मदा नदी जो है कि कहाँ पर गिरती है, तो इधर हमारी बे ऑफ बंगाल है यानी बंगाल की खाड़ी है, इधर हमारा अरब सागर है। तो नर्मदा ताप्ती जो है ये हमारी कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में गिरती हैं। और नर्मदा ताप्ती जो है ये दोनों भ्रंश घाटियों का निर्माण करती हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित होता है? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित होता है और डेल्टा का नाम है सुंदरवन का डेल्टा। अगला क्वेश्चन ये है किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं? तो देवप्रयाग पर। कहाँ पर? देवप्रयाग पर। अगला क्वेश्चन ये है कि अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित होती है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला जो है चंबल एवं साबरमती श्रृंखला से नदी प्रणाली से विभाजित होती हैं। तो आपको ध्यान रखना है। अरावली के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जो इसकी अरावली की ऊंचाई है 1722 यानी कि 1722 का मतलब 1722 मीटर। ठीक है। और ये जो भारत की जो है सबसे पुरानी श्रृंखला है, भारत की नहीं पूरे विश्व की भी पुरानी श्रृंखला है, इसको भी आप ध्यान रखना है। लूनी नदी कहाँ गिरती है? तो लूनी नदी जो है जैसे ये हमारा भारत है, तो लूनी नदी कहाँ गिरती है? तो कच्छ किरण में गिरती है। कहाँ गिरती है? कच्छ किरण में। और एक ये ऐसी नदी है जो अंतस्थल नदी है, यानी कि ये जब बहती है कुछ जगह ये विलुप्त हो जाती है। विलुप्त होने के बाद कंकड़ पत्थर में अंदर प्रवेश कर जाती है, फिर इसके बाद निकल आती है, इसलिए इसे अंतस्थल नदी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं? तो इसमें चर्चा कर लेते हैं। देखिए 3 नदियाँ निकलती हैं, सतलज नदी, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। सतलज निकलती है मानसरोवर झील के पास में, एक ग्लेशियर है उसका नाम है राकसताल। तो राकसताल से सतलज नदी निकलती है। और सिंधु नदी निकलती है आंगसी ग्लेशियर से और ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से। 3 नदियों के लिए चर्चा करते हैं, लेकिन तीनों ये जो है ग्लेशियर किसके पास है? मानसरोवर झील के पास में ही है। ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से। सिंधु आंगसी ग्लेशियर से। सतलज ये निकलती है राकसताल से। अगला क्वेश्चन ये है कि कौन सी नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है? देखिए ब्रह्मपुत्र जो है बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। देखिए थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ये हमारा अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ से तिब्बत के चेमायुंगडू ग्लेशियर से आती है। और जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर नमचा बरुआ है और यहाँ पर यंग्याप दर्रा है, तो नमचा बरुआ के बगल से प्रवेश करती है। और यहीं पर जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसमें एक नदी मिलती है देहांग। तो इसमें जो जो नदियाँ मिलती जाती हैं उसी का नाम ग्रहण करती जाती है। देहांग मिलेगी, फिर देयांग। एक नदी आती है लोहित नदी। जब ये पासीघाट असम में लोहित नदी से मिल जाती है तब इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ जाता है और ब्रह्मपुत्र नाम से प्रवाहित होती है। और जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम पड़ जाता है जमुना। और इधर से आती है हमारी पद्मा, और जब जमुना पद्मा दोनों मिल जाती हैं तो इसका नाम पड़ जाता है मेघना। और मेघना के नाम से ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये इसकी कहानी थी। और तिब्बत में से बोलते हैं सांगपो या यारलुंग जांगपो। किस नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है? देखिए इसके बारे में बहुत कन्फ्यूजन रहता है लोगों को, तो मैं आज कन्फ्यूजन आपका दूर करता हूँ। देखिए दूसरी गंगा यानी कि अगर पूछा जाए दक्षिण भारत की गंगा या प्रायद्वीपीय भारत की गंगा, या दूसरी गंगा किसे कहते हैं? उसे कावेरी नदी को कहते हैं। अगर कहा जाए दक्षिण गंगा, अगर केवल दक्षिण गंगा कहेगा तो उसे हम कहेंगे गोदावरी कहेंगे। अगर इसी में लगा देगा दक्षिण की गंगा, अगर दक्षिण की गंगा कह देगा तो हम कावेरी कहेंगे। की का बहुत इंपॉर्टेंस है, यहाँ पर रहेगा दक्षिण की गंगा।
तो हमारी कावेरी हो जाएगी। अगर दक्षिण गंगा कहेगा तो गोदावरी हो जाएगी। दक्षिण गंगा को बूढ़ी गंगा भी कहते हैं, गोदावरी को क्या कहते हैं, दक्षिण गंगा भी कहते हैं, बूढ़ी गंगा भी कहते हैं, वयोवृद्ध गंगा भी कहते हैं, क्योंकि गोदावरी जो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी की लंबाई कितनी है, 1465 किलोमीटर है। और कावेरी जो है ये दक्षिण भारत की चौथी सबसे बड़ी नदी है। तो दक्षिण की गंगा या भारत की दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं, कावेरी नदी को कहते हैं। अब थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लेते हैं कि इसे दक्षिण भारत की गंगा क्यों कहते हैं। अगर क्वेश्चन आए कि इसे दक्षिण भारत की गंगा क्यों कहते हैं, देखिए कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा इसलिए कहते हैं कि ये गंगा नदी की तरह सतत प्रवाह होता है इसमें, इसलिए क्योंकि इसमें जो है दो मानसून इसको मिल जाते हैं, एक दक्षिण पूर्वी मानसून मिल जाता है, एक लौटता हुआ मानसून मिल जाता है। इस वजह से कावेरी नदी में जो है अधिकतम पानी भरा रहता है और ये साल भर बहती रहती है और ये गंगा की तरह शुद्ध पानी रहता है इसमें, इसलिए इसे जो है दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पवित्र नदी कौन सी है, तो आप जानते हैं कौन सी नदी है, गंगा नदी है। गंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश में 1350 किलोमीटर बहती है, आपको ध्यान रखना है। और ये भारत की सबसे लंबी नदी है, 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगला क्वेश्चन है गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है, तो मेघना के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की कौन सी नदियाँ सुंदरवन का डेल्टा बनाती हैं, तो इसकी चर्चा हम कर चुके हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र बनाती हैं। तो ये सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है, तो सांगपो नदी जो है अरुणाचल प्रदेश में होकर प्रवाहित होती है, अरुणाचल प्रदेश असम होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। और देखिए अभी टेट में क्वेश्चन पूछा गया था कि सांगपो नदी किस नदी का नाम है, तो ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। तवा किसकी सहायक नदी है, क्वेश्चन आ जाए कि तवा किसकी सहायक नदी है, तो नर्मदा की सहायक नदी है। नर्मदा और ताप्ती ऐसी नदियां हैं जो भंस घाटी निर्माण करती हैं और कहाँ गिरती हैं, अरब सागर में गिरती हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है और ये बहुत अधिक मार्ग बदलने के लिए भी कुख्यात है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसी कौन सी नदी है जो मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है, तो कोसी नदी है और इसे बिहार का शोक भी कहते हैं। कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है, तो बंगाल का शोक हमारी कहलाती है दामोदर नदी। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है, तो नर्मदा और ताप्ती दो नदियाँ भ्रंश और द्रोणी से होकर के बहती हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नदी को राष्ट्रीय दर्जा देने की घोषणा की गई है, तो ये गंगा नदी को दिया गया था। थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है ये। प्रायद्वीपी भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी, देखिए चर्चा हम कर चुके हैं कि प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी, गोदावरी, और इसकी लंबाई कौन सी, 1465 किलोमीटर लंबी है। 1465 किलोमीटर लंबी है गोदावरी नदी। ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, इसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं, वयोवृद्ध नदी भी कहते हैं, बूढ़ी गंगा भी कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। ये महाराष्ट्र से निकलती है, महाबलेश्वर से। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत में बहने के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये भारत में बहने के अनुसार गंगा नदी है। इसकी लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर लंबी है ये। और कितने राज्यों में बहती है, ये 5 राज्यों में बहती है। कौन कौन से, देखिए पहले यहाँ से आती है गंगोत्री से आती है उत्तराखंड होते हुए और उत्तर प्रदेश के बाद यहाँ थोड़ा झारखंड में जाती है, झारखंड, और थोड़ा सा यहाँ पर पश्चिम बंगाल होते हुए कहाँ गिर जाती है, बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। ठीक, थोड़ा सा बिहार में भी बहती है। तो ये बिहार होते हुए देखिए उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, तो 5 राज्यों में बहती है, सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में बहती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कावेरी नदी कहाँ गिरती है, तो कावेरी नदी के बारे में हम पूर्णतः चर्चा कर चुके हैं। कावेरी नदी जो है ये कर्नाटक और तमिलनाडु, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से निकलती है और तमिलनाडु होते हुए जो है बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। इसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं और ये दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदी है। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदियाँ कौन सी हैं, अगर क्वेश्चन आ जाए कि पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदियाँ कौन सी हैं, तो सिंधु। देखिए यहाँ पर जो है 5 नदियों का समूह है, इसलिए इसे पंजाब कहते हैं। अगर 2 नदियों का समूह होता है तो उसे क्या बोलते हैं, दोआब बोलते हैं। अगर 5 नदियों का समूह होता है तो उसे पंजाब कहते हैं। पंजाब में जो है सबसे महत्वपूर्ण योगदान सिंधु नदी का है और इसी ने इसका निर्माण किया है। अगला क्वेश्चन ये है कि कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर में गिरती हैं। देखिए कुछ नदियां हैं, एक नर्मदा है, नर्मदा हो गई और ताप्ती हो गई। नर्मदा और ताप्ती ऐसी नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं और कहाँ गिरती हैं, अरब सागर में गिरती हैं।
अगला क्वेश्चन ये है कि कौन सी दो नदियों की लंबाई लगभग समान है। देखिए ये सिंधु नदी की लंबाई कितनी है 2880 किलोमीटर है और ब्रह्मपुत्र की लंबाई कितनी है 2900 किलोमीटर। समथिंग दोनों की लंबाई जो समान ही है, तो सिंधु की 2880 किलोमीटर, ब्रह्मपुत्र की 2900 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है कि कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच में है। तो कावेरी नदी जो है कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से निकलती है और तमिलनाडु में होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये विवाद जो है कर्नाटक और तमिलनाडु में है। और थोड़ा सा इसका बेसिन जो है केरल से भी कुछ नदियां आती हैं और पुदुचेरी में भी हैं, तो इसलिए इसका विवाद केरल से भी है और पुदुचेरी से भी है। अगला क्वेश्चन यह है कि किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है। इसकी चर्चा हम पूर्णतः ऊपर कर चुके हैं बहुत अच्छी तरह से। तो किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है, तो गोदावरी को। इसे बूढ़ी गंगा भी कहते हैं और दक्षिण गंगा भी कहते हैं और इसकी लंबाई जो है 1465 किलोमीटर लंबी है और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है, तो कोसी नदी, और इसे क्या कहते हैं, बिहार का शोक भी कहते हैं। कौन सी नदी कंपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है कंपिल जलधारा। तो कंपिल जलधारा का प्रपात का निर्माण करती है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो अमरकंटक पहाड़ से निकलती है। अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी उड़ीसा का शोक कही जाती है। तो उड़ीसा का शोक जो है ब्राह्मणी नदी को कहते हैं उड़ीसा का शोक। ये दो नदियों से मिलकर के बनती है, एक कोयल नदी और एक शांख नदी। तो कोयल नदी और शांख नदी, ये दो शांख नदी, इन दो नदियों से मिलकर के बनती है ब्राह्मणी नदी और इसे उड़ीसा का शोक कहते हैं। वैनगंगा और पेनगंगा किसकी सहायक नदियाँ हैं। देखिए वैनगंगा यहाँ से आती है महाबलेश्वर से गोदावरी नदी, यहाँ से आती है मैकालिक पठार से आती है वैनगंगा और एमपी से आती है एक नदी पेनगंगा। ये हो गई वैनगंगा और ये हो गई पेनगंगा। और पेनगंगा की सहायक नदी है वर्धा। तो वर्धा मिलती है पेनगंगा में, पेनगंगा मिलती है वैनगंगा में, और वैनगंगा और पेनगंगा जब मिल जाती हैं तो इसका नाम क्या हो जाता है, प्राणहिता। तो प्राणहिता के नाम से गोदावरी में मिल जाती हैं। तो यानी कि वैनगंगा पेनगंगा किसकी सहायक नदियाँ हैं, गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। इंडो ब्रह्मा है एक क्या, तो इंडो ब्रह्मा एक है पौराणिक नदी। क्या है, एक पौराणिक नदी है, इसको भी ध्यान रखना है। किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल बना है, तो ये गंगा पर बना है। किस पर बना है, गंगा पर बना है। अगला क्वेश्चन ये है कि कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप बनाती है, तो ब्रह्मपुत्र बनाती है। यानी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र पर बना है। और विश्व का सबसे छोटा उमानंदा, यानी कि उमानंदा भी जो है इसमें ब्रह्मपुत्र पर ही बना है। विश्व का सबसे छोटा उमानंदा और विश्व का सबसे बड़ा माजुली द्वीप, ये दोनों कहाँ पर बने हैं, ब्रह्मपुत्र नदी पर बने हैं, असम के पास। अगला क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है। तो गंगा नदी का अधिकांश भाग जो है मध्य प्रदेश में बहता है। अगला क्वेश्चन यह है कि नदियों को जोड़ने की योजना किसके शासनकाल में प्रस्तावित हुई थी। तो एक सरकार, इस पार्टी का नाम है रजक सरकार। तो रजक सरकार की पार्टी में जो है जोड़ने की योजना शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन ये है कि कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती हैं। तो नर्मदा और ताप्ती जो है, रिफ्ट का मतलब होता है भ्रंश घाटियों का निर्माण करती हैं नर्मदा और ताप्ती। अगला क्वेश्चन ये है कि कौन सी नदियाँ भारत और पाकिस्तान का जल समझौता हुआ था। तो 1960 में हुआ था सिंधु नदी के बीच में, हम इसकी चर्चा ऊपर कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी कितने % जल का प्रयोग करता है। तो देखिए 20% जो है पाकिस्तान यूज करता है और 80% भारत यूज करता है ऊपर की 3 नदियों को। और अगर नीचे की 3 जो नदियां हैं उनमें क्या होता है, नीचे की नदियों को 80% भारत यूज करेगा और 20% पाकिस्तान, और ऊपर की नदियों को जो है 80% पाकिस्तान और 20% भारत। तो ये 80-20 का चलता है इसमें अनुपात, ऊपर हम समझा चुके हैं, एक बार देख लीजिएगा। प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर दक्षिण की ओर क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। देखिए महानदी हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वैगई, ये ऐसी नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और दक्षिण की ओर का क्रम है, इनका बिल्कुल सही क्रम लगा है। और कौन सी नदी भारत में केवल जम्मू कश्मीर राज्य में होकर बहती है। जम्मू कश्मीर नहीं रहेगा, अब क्या रहेगा, लद्दाख। अगर क्वेश्चन आए कौन सी नदी केवल लद्दाख राज्य से होकर बहती है, सिंधु नदी, इसकी भी हम चर्चा कर चुके हैं। थोड़ा देख लेते हैं हम महानदी के बारे में। तो महानदी देखिए, महानदी जो है हमारी बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। तो महानदी कुछ सहायक नदियाँ यहाँ देख लेते हैं। एक है हमारी ओंग, एक है हमारी, देखिए एक जोंक नदी है और एक ओंग है और एक हमारी तेल नदियाँ हैं, और एक ऊपर से आती है एक हंसदे और एक आती है शिवनाथ और हंसदे, मांड और ईव। ये हमारी महानदी की सहायक नदियाँ हैं। शिवनाथ हो गई, हंसदे हो गई, मांड हो गई और ईव हो गई, और ये हो गई जोंक, ओंग और
तेल, ये किसकी सहायक नदियाँ हैं? ये महानदी की सहायक नदियाँ हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। जय हिंद दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल स्टडी मेक्स फ्यूचर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है, और शेयर भी ज़रूर करें। जय हिंद।